गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हमें न्यूमेरिकल्स देखना है ना। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टेप्स देखे थे दैट कैन बी यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशन कोड बाय यूजिंग पॉलिनोमियल अप्रोच, है ना। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को स्टेप्स बताए थे जिनका यूज़ किया जाता है पॉलिनोमियल अप्रोच के थ्रू कॉन्वोल्यूशनल कोड को जनरेट करने के लिए, है ना। तो आज की क्लास में हमें सिर्फ पॉलिनोमियल मेथड के थ्रू कैसे कॉन्वोल्यूशनल कोड जनरेट होता है, सिर्फ हमें कुछ न्यूमेरिकल्स स्टडी करना है, कुछ हमें न्यूमेरिकल्स देखना है। ठीक है। तो अच्छा ये होगा कि आप लोग भी साथ में न्यूमेरिकल्स बनाएं, है ना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि मैं तो यहाँ पे आपको ट्रेस करा के पूरा बता दूंगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसे बना पाते हैं कि नहीं, है ना। तो सभी लोग साथ में जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा सभी लोग खुद से भी ट्राई कीजिएगा। तो 3 से 4 न्यूमेरिकल, आई थिंक 4 to 5 न्यूमेरिकल्स हैं जो हम आज की क्लास में हम लोग जल्दी जल्दी स्टडी कर लेंगे। ठीक है। तो जितने भी न्यूमेरिकल है आप लोग कोशिश कीजिए कि ये सारे न्यूमेरिकल्स आपसे बन पाते हैं कि नहीं। अगर नहीं बन पाएंगे तो आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं, है ना, या फिर नेट से आप लोग और भी क्वेश्चंस निकालिए और सॉल्व कीजिए। अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। Today our question is find out the convolutional code for given encoder using the transfer domain method, using the transfer domain method। ठीक है। ट्रांसफर डोमेन मेथड को ही पॉलिनोमियल अप्रोच भी कहा जाता है। ट्रांसफर डोमेन मेथड को ही पॉलिनोमियल अप्रोच कहा जाता है। ठीक है। तो आज की क्लास में हमें क्या करना है, आज की क्लास में जो भी हमें यहाँ पे एक एनकोडर का जो डायग्राम गिवन है ना, आज की क्लास में हमें यहाँ पे जो भी ये वाला एनकोडर का डायग्राम गिवन है, इस एनकोडर के डायग्राम का यूज करके पॉलिनोमियल मेथड के थ्रू हमें कॉन्वोल्यूशनल कोड जनरेट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आज का हमारा। ठीक, यहाँ तक किसी को आई थिंक कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, जब भी कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, जब भी कोई भी कॉन्वोल्यूशनल कोडर का क्वेश्चन दिया जाएगा, तो हमें जिन बातों का सबसे पहले ध्यान रखना है वो क्या क्या है ना, द थिंग्स that we need to discuss before solving this any before solving any question related to convolutional code are, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है कि हाउ मैनी एडर्स आर देयर, है ना। आप लोगों को सबसे पहली चीज ध्यान रखना है कि हाउ मैनी एडर्स आर देयर, है ना। फिर दूसरी बात आप लोगों को देखना है कि कितने नंबर ऑफ इनपुट है। ठीक है। मैंने यहाँ पे देखा कि 2 एडर्स हैं और हमारे पास 2 ही आउटपुट है ना। एक आउटपुट हमारे पास x1 है और एक आउटपुट हमारे पास x2 है। ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, पहले हमें एडर्स हम लोगों ने देख लिया, देन द सेकेंड थिंग इज नंबर ऑफ आउटपुट्स। हमने यहाँ पे चेक कर लिया, वी हैव टोटल 2 आउटपुट्स x1 एंड x2, है ना। अच्छा, एक यहाँ पे स्विच भी लगा हुआ है ना, ये एक यहाँ पे स्विच भी लगा हुआ है, इसको आप लोग कम्यूटेटर कह सकते हैं। ठीक है। एक यहाँ पे स्विच भी लगा हुआ है, इस स्विच को आप लोग कम्यूटेटर भी कह सकते हैं। अगर आप लोगों को प्रीवियस सेमेस्टर में आप लोगों ने अगर आप लोगों ने टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ी होगी तो वहाँ पे आप लोगों ने कम्यूटेटर पढ़ा होगा, है ना। कम्यूटेटर क्या होता है, कम्यूटेटर एक स्विच होता है जिसका यूज़ किया जाता है ट्रांसमीटर साइड में एक एक पैनल से एक एक बिट को लेने के लिए, है ना। एक बार में कम्यूटेटर एक मैसेज की एक बिट को कंसीडर करता है, फिर वो दूसरे मैसेज की तरफ चलता है। बात समझ में आई। तो इसका कहने का मतलब कि जब कम्यूटेटर यहाँ पे वर्क करेगा ना बेटा, जब कम्यूटेटर यहाँ पे वर्क करेगा तो कम्यूटेटर क्या करेगा, सबसे पहले x1 की एक बिट लेगा, फिर x2 की एक बिट लेगा, फिर x1 की एक बिट लेगा, फिर x2 की एक बिट लेगा। बात समझ में आ रही है। तो जो भी हमारा x1 इक्वल्स टू होगा, दैट विल बी x1 x2 x1 x2 x1 x2 का पूरा हमारा कॉम्बिनेशन होगा। बात यहाँ तक सबको क्लियर है। तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ये दोनों। और जो तीसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो हमारी ध्यान रखनी है हमें नंबर ऑफ बिट्स इन द इनपुट साइड, है ना। हाउ मैनी बिट्स आर देयर विच इज प्रोवाइडेड एज अ इनपुट टू द कम्यूटेटर, फिर विच आर प्रोवाइडेड एज अ इनपुट टू द कॉन्वोल्यूशनल एनकोडर। ये भी बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, समझ में आ गया सबको। चलिए स्टार्ट करते हैं।
चलिए क्वेश्चन बनाने स्टार्ट करते, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ऊपर वाला जो एडर है या जो x1 वाला जो इनपुट है, x1 वाला जो हमारा आउटपुट है, वो किन 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 ब्लॉक्स का यूज करने से मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जो x1 है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे यहाँ से भी इनपुट चाहिए, मुझे यहाँ से भी इनपुट चाहिए, मुझे यहाँ से भी इनपुट चाहिए। बात समझ में आई? तो इस एडर के थ्रू हमें जो जनरेटिंग मैट्रिक्स मिलेगी, इस एडर के थ्रू हमें जो जनरेटिंग मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या होगी, हमारी 111। क्लियर बात है? वैसे इस एडर के थ्रू जो जनरेटिंग मैट्रिक्स मिलेगी वो हमारी क्या मिलेगी, 010। ठीक है, चलिए इसको अलग से देखते हैं हम लोग। जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बनाया है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन मैंने बनाया है ना। तो जो हमारे ये वाला एनकोडर है बेटा, जो हमारा ये x1 और ये वाला जो एनकोडर है ना, इस एनकोडर की हमारी जनरेटिंग पॉलिनोमियल हो गई g1। इस इस गेट की हमारे इस एडर की जनरेटिंग पॉलिनोमियल हो गई g2। तो इसका मतलब ये हुआ कि g1 का यूज करके वी हैव टू फाइंड आउट x1 और एंड फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x2 वी नीड टू यूज g2। क्लियर है? तो ये जो g1 है, इस g1 पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, चलिए इस g1 पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे g1 पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी 1, 1, 1। क्यों g1 पॉलिनोमियल की वैल्यू 1, 1, 1 होगी? ध्यान दीजिए सभी, क्यों g1 पॉलिनोमियल की वैल्यू 1, 1, 1 होगी? ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये जो g1 है बेटा, इसमें आप देखेंगे कि 3 अलग अलग ब्लॉक्स हैं, इनपुट्स आए हैं। ठीक है, वैसे ही अगर मैं g2 की वैल्यू की बात करूं, है ना, अगर मैं g2 की वैल्यू बात करूं, दैट मीन्स अगर मैं सेकंड एडर की बात करूं, तो इस सेकंड एडर में इनपुट कहाँ कहाँ से आ रहा है, सेकंड ब्लॉक से आ रहा है, थर्ड ब्लॉक से आ रहा है, फर्स्ट से तो नहीं आ रहा। क्योंकि फर्स्ट से नहीं आ रहा तो फर्स्ट बिट हमारी 0 हो जाएगी, सेकंड बिट हमारी 1 हो जाएगी, एज वेल एज थर्ड बिट भी हमारी 1 हो जाएगी। क्लियर बात? ठीक है, तो इस g1 का यूज करके हमें x1 फाइंड आउट करना है, इस g2 का यूज करके हमें x2 फाइंड आउट करना है। g1 का यूज करके x1, g2 का यूज करके x2। क्लियर बात है? तो इसके बाद क्या करते हैं, जब हमें जनरेटिंग वैल्यू मिल जाती है, तो इस जनरेटिंग वैल्यू का यूज करके हम जनरेटिंग पॉलिनोमियल बनाते हैं, है ना। अब जनरेटिंग पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाता है, जनरेटिंग पॉलिनोमियल को लिखा जाता है g1p से। कैसे लिखा जाता है जनरेटिंग पॉलिनोमियल को, जनरेटिंग पॉलिनोमियल इज रिप्रेजेंटेड एज g1p। ठीक है, तो क्या होगा g1p, 1 मल्टीप्लाइड बाई p रेज टू पावर 0 एक्सॉर, है ना। कई बार हम रीड करते समय इसको प्लस पढ़ते हैं, लेकिन हमेशा लिखते समय इसको एक्सॉर ही लिखिएगा, है ना। अब ये 1 कहाँ से आया, ये 1 हमारी ये वाली फर्स्ट बिट है ना, ये 1 हमारी ये वाली फर्स्ट बिट है। ठीक है, अब ये जब सेकंड बिट है, इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई पी रेज टू पावर 1, है ना। तो ये हमारी सेकंड बिट हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। क्लियर बात है? वैसे ही थर्ड वाली बिट में हमने हमारा क्या हो जाएगा, ये मैंने एक और एक्स और लगाया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई पी रेज टू पावर 2। आई थिंक यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि तीनों में 1 1 मल्टीप्लाइड है, तो पी रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है। तो हमारी फर्स्ट जनरेटिंग पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 एक्सॉर पी रेज टू पावर 1 एक्सॉर पी रेज टू पावर 2। कोई दिक्कत आई क्या किसी को यहाँ पे, है ना। किसी को कुछ भी दिक्कत आएगी बेटा, आप लोग चैट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं। चैट बॉक्स में भी ओपन किया हूँ, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जनरेटिंग पॉलिनोमियल g1 की वैल्यू निकाली। वैसे ही इस जनरेटिंग सीक्वेंस g2 का यूज करके, इस जनरेटिंग सीक्वेंस g2 का यूज करके हम सेकंड जनरेटिंग पॉलिनोमियल निकालेंगे। क्लियर बात है? तो सेकंड जनरेटिंग पॉलिनोमियल हमारी क्या हो जाएगी, g2p, सेकंड जनरेटिंग पॉलिनोमियल g2p, है ना। अब पहले क्या होगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई पी रेज टू पावर 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। नाउ 1 मल्टीप्लाइड बाई पी रेज टू पावर 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई पी रेज टू पावर 1, दैट मीन्स 1, दैट मीन्स p। क्लियर बात? और सेकंड क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई पी रेज टू पावर 2, दैट मीन्स p स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को?
किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप लोग चैट बॉक्स में तुरंत पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, हमने यहाँ पे फर्स्ट जनरेटिंग पॉलिनोमियल निकाल लिया, सेकंड जनरेटिंग पॉलिनोमियल निकाल लिया। ठीक है, पी के साथ लिखें तो पॉलिनोमियल। अब हमें क्या चाहिए, इसके थ्रू x1 निकालने के लिए इस जनरेटिंग सीक्वेंस के थ्रू हमने जनरेटिंग पॉलिनोमियल बनाया। इस जनरेटिंग पॉलिनोमियल से हमें आउटपुट पॉलिनोमियल चाहिए, है ना। तो उसके लिए हमें मैसेज का यूज करना होगा। मैसेज गिवन है ना। गिवन मैसेज क्या है बेटा, आप लोग देखो गिवन मैसेज क्या है क्वेश्चन में। गिवन मैसेज m इक्वल्स टू, गिवन m इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे देखो मैसेज में क्या, क्वेश्चन में क्या दिया है, 10011। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 10011, है ना। तो इस मैसेज के थ्रू जब मैं मैसेज पॉलिनोमियल बनाऊंगा तो उस मैसेज पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, उस मैसेज पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी बेटा एम पी। जब भी हम किसी मैसेज को या किसी भी सीक्वेंस को पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करते हैं तो उसके साथ पी साथ में ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब निकाल इसको रिप्रेजेंट करेंगे पॉलिनोमियल के टर्म में, तो दिस वन मल्टीप्लाइड बाय पी रेज टू पावर 0। क्लियर बात। नाउ एक्सॉर, ठीक है, फिर 0 मल्टीप्लाइड बाय पी रेज टू पावर 1 एक्सॉर। नाउ 0 मल्टीप्लाइड बाय पी रेज टू पावर 2 एक्सॉर। फिर उसके बाद हुआ 1 मल्टीप्लाइड बाय पी रेज टू पावर 3 एक्सॉर। और लास्ट में 1 मल्टीप्लाइड बाय पी रेज टू पावर 4। किसी को कुछ डाउट यहां तक? ठीक, जब हम इसको और सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे पी रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 मतलब 1, ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आ जाएगा पी क्यूब, पी क्यूब, और क्या आ जाएगा, पी रेज टू पावर 4। ठीक है, तो मुझे मैसेज पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल गई, मुझे मैसेज पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल गई 1 एक्सॉर पी क्यूब एक्सॉर पी रेज टू पावर 4। दिस वन इज द मैसेज पॉलिनोमियल। क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक, नाउ जब हमें मैसेज पॉलिनोमियल मिल जाएगी तो हमें क्या निकालना है बेटा, यहां तक सभी लोग नोट कर लीजिएगा फास्ट, है ना, यहां तक सभी लोग नोट कर लीजिएगा फास्ट। इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी x1 निकालना है, x1 निकालने के लिए पहली जनरेटिंग पॉलिनोमियल को, x1 निकालने के लिए पहली जनरेटिंग पॉलिनोमियल को पहले मैसेज के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां तक सभी का हो गया, यहां तक सभी का हो गया। चलिए मैं रब कर रहा हूं, मैं मिटा रहा हूं, है ना। आई थिंक यहां तक सभी का हो गया ना। चलिए, अब हमें क्या निकालना है बेटा, अब हमें दो अलग अलग, अब हमें चाहिए मैसेज दो अलग अलग आउटपुट पॉलिनोमियल चाहिए, x1p और x2p, है ना। तो दिस x1p इक्वल्स टू g1p डॉट mp, है ना। इसको हम लोग शफल भी कर सकते हैं, mp डॉट g1p भी कह सकते हैं। ठीक है, सेम अगर हमें x2p फाइंड आउट करना होगा, अगर हमें x2p फाइंड आउट करना पड़ेगा तो x2p इज नथिंग बट g2p मल्टीप्लाइड बाय g2p। g2p इज second generating polynomial multiplied with message polynomial. So when we multiplied second generating polynomial with message polynomial, then we will get the output polynomial. क्लियर बात। तो सबसे पहले, क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट आउटपुट पॉलिनोमियल x1p की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मैसेज पॉलिनोमियल जनरेटिंग पॉलिनोमियल दोनों को साथ में लिख लेते हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा हो गया 1 XOR P XOR P raised to power 2, सेम एज मैसेज पॉलिनोमियल के लिए क्या हो जाएगा, 1 XOR P क्यूब
एक्सॉर p रेज टू पावर 4। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं ना। अब क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई वन विथ वन, तो वन को वन के साथ मल्टीप्लाई किया तो वन आया, ठीक। एक्सॉर लगाया हमने यहाँ पे। फिर वन मल्टीप्लाइड बाई पी रेस्ट पावर क्यूब, दैट इज पी रेस्ट पावर क्यूब, पी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। सेम वन मल्टीप्लाइड बाई पी रेस्ट पावर 4, दैट इज पी रेस्ट पावर 4। क्लियर? नाउ p multiplied by 1, that is p. Clear? Now p multiplied by p cube, that means p raised to power 4. Clear? P multiplied by p raised to power 4, that means p raised to power 5. Clear? Same as when we multiplied p raised to power 2 with 1, then we will get p raised to power 2. Now p raised to power 5, and at last we will get p raised to power 6. किसी को भी यहाँ पे, यहाँ तक किसी को भी कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को भी यहाँ तक कुछ भी डाउट आए हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स ओपन है, किसी को भी कुछ भी डाउट्स हैं यहाँ तक तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। मैं इसके भी सिर्फ बेसिक बेसिक जल्दी से आप लोगों को बता देता हूँ, फिर आप लोग सॉल्व करके देखिएगा इसे, आपसे बन रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो अब आगे क्या किया गया है यहाँ पे, सिंपल सिंपल देखिए क्या क्या कॉमन निकलते हैं। जैसे सबसे पहले मैं लोएस्ट पावर की तरफ आता हूँ, पी रेस्ट पावर 0 में सिर्फ एक ही टर्म है, सिर्फ पहला वाला टर्म, तो उसको एज इट इज लिख दिया हमने, ठीक। पी रेस्ट टू पावर 1 में कितने टर्म है, वो भी सिर्फ एक ही टर्म मुझे दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे P1 दिख रहा है बस, है ना। तो ये तो इसको तो हमने ले लिया है ना, अब ये P1 हो गया, इसको भी काट देते हैं, ये भी हमने यहाँ पे यूज कर लिया। पी रेस्ट टू पावर 2 देखते हैं, पी रेस्ट टू पावर 2 का भी एक ही टर्म है, पी रेस्ट टू पावर 2 का भी एक ही टर्म है, तो यहाँ पे हमने पी रेस्ट टू पावर 2 नोट कर लिया, काट दिया। पी क्यूब का भी एक ही टर्म है ना, तो यहाँ पे पी क्यूब भी मेंशन कर लिया हमने। क्लियर बात? अब यहाँ पे देखिए पी रेस्ट टू पावर 4 के दो टर्म दिख रहा है, ये वाला पी रेस्ट पावर 4 भी है, ये भी पी रेस्ट पावर 4 है ना। तो इसको कैसे सॉल्व कर दें बेटा, हम पी रेस्ट पावर 4 को ओवरऑल जैसे ही कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या हो जाएगा, 1 एक्सॉर 1, है ना। और हम जानते हैं 1 एक्सॉर 1 इक्वल्स टू 0, तो ऑटोमेटिकली पी रेस्ट टू पावर 4 विल बी 0। तो वैसे ही पी रेस्ट पावर 5 में भी यहाँ पे देखिए दो टर्म है, पी रेस्ट टू पावर 5 में भी दो टर्म है, तो वैसे यहाँ पे भी होगा। पी रेस्ट टू पावर 5 को जैसे ही हम कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1 एक्सॉर 1, एंड एट लास्ट द लास्ट टर्म इज पी रेस्ट पावर 6, तो लास्ट टर्म हो गया पी रेस्ट पावर 6, ठीक। तो यहाँ पे ये पी रेस्ट पावर 4 और पी रेस्ट पावर 3 ये दो टर्म कैंसल आउट हो जाएंगे, तो x1p हमें सिंपल सिंपल क्या मिल जाएगा, x1p हमें क्या मिल जाएगा, सिंपल x1p इक्वल्स टू मिल जाएगा 1 एक्सॉर p एक्सॉर p स्क्वायर एक्सॉर p क्यूब 450 हो गए, एक्सॉर p रेज टू पावर 6। क्लियर बात है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे समझने में, ठीक। अब ये जो हमारा आउटपुट पॉलिनोमियल है, जब मैं इसको आउटपुट के टर्म में लिखूंगा, है ना, आउटपुट पॉलिनोमियल को जब मैं आउटपुट के टर्म में लिखूंगा तो हम इससे सिर्फ और सिर्फ इसके सामने वाले इंटीजर को लेंगे। जैसे 1 मतलब होता है 1 मल्टीप्लाइड बाई पी रेज टू पावर 0, तो यहाँ से 1 आ गया, है ना, यहाँ से क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर सभी को, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड, यहाँ से भी 1 आ गया, पी रेज टू पावर 1, पी रेज टू पावर 2 है तो यहाँ से भी 1 आ गया, पी रेज टू पावर 3 यहाँ से भी 1 आ गया, 4 और 5 0 है,
4 और 5 जीरो, तो हम यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, 1 जीरो 2 जीरो, पी रेस्ट पावर 6 भी 1 है, तो यहाँ पे छठवा 1 हो जाएगा। बात समझ में आई सभी को? कैसे हम लोगों ने x1 फाइंड आउट किया, ठीक है। सो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे x1 फाइंड आउट किया बेटा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे x1 की वैल्यू फाइंड आउट की है, वैसे ही हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, x2 की, है ना। जब हम लोग x2 फाइंड आउट करने जाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे g1 पॉलिनोमियल की जगह हम लोग g2 पॉलिनोमियल लेंगे और g2 पॉलिनोमियल को मैसेज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम लोग g2 पॉलिनोमियल को मैसेज से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें आउटपुट पॉलिनोमियल मिलेगा और उस आउटपुट पॉलिनोमियल से फिर हमें आउटपुट सीक्वेंस को फाइंड आउट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। बात यहाँ तक क्लियर है? सबको समझ में आ रही? तो जो भी यहाँ पे आउटपुट आएगा उस आउटपुट को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा मेन पर्पस क्या है, सबसे पहले G1 पॉलिनोमियल का यूज करके x1 पॉलिनोमियल निकाला, x1 पॉलिनोमियल से x1 सीक्वेंस निकाला, सेम G2 पॉलिनोमियल का यूज करके x2 पॉलिनोमियल निकाला, आउटपुट पॉलिनोमियल निकाला, उस आउटपुट पॉलिनोमियल से आउटपुट सीक्वेंस निकाल लिया। तो x1 और x2 मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, सीधी सी बात। सबको समझ में आई यहाँ तक? आगे चलें। तो जब हमारे पास यहाँ तक ये हम लोग किए है ना, ये सारा प्रोसेस हम लोग किए, ये सारा प्रोसेस हम लोग किए, है ना। जैसे अभी देखिएगा यहाँ ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, है ना, ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है। ये हम लोगों ने x1p की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। सेम हम वैसे x2p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो x2p की जो भी वैल्यू आएगी, जैसे x2p की वैल्यू आ गई यहाँ पे 011 011 0001, चलिए मेंशन कर देता है। क्या आ गई यहाँ पे 011 0001, ठीक। समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत, कुछ भी किसी को प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं तुरंत आंसर बताऊंगा कि कैसे होगा। नाउ how can we represent the main output x equals to होता है हमारा x1 x2 की सीरीज। बात समझ में आई? अगर हमारे पास दो ही आउटपुट है ना बेटा, x1 और x2, तो x1 x2 x1 x2 x1 x2 x1 x2 रिपीट होते जाता है टिल सीक्वेंस इज कंप्लीट, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब ये 7 टाइम्स ये सीरीज इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, सबसे पहले मुझे x1 की पहली बिट लिखनी है, x1 की पहली बिट हो जाएगी 1, तो पहली बिट हो जाएगी 1। दूसरी बिट क्या है, x2 की पहली बिट क्या हो जाएगी, ये के दूसरी बिट क्या है, x2 की पहली बिट है, तो x2 की पहली बिट हमारी 0 है। समझ में आ रहा है सभी को? ये तीसरी बिट क्या है, x1 की दूसरी बिट है, तो x1 की दूसरी बिट हमारी 1 हो जाएगी, तो ये 1 हो गई। चौथी बिट क्या है, फोर्थ बिट क्या है, x2 की सेकंड बिट, तो x2 की सेकंड बिट मेरी 0 हो गई। फिर इसके बाद फिर से x1 आएगा, मतलब x1 की थर्ड बिट, तो ये फिर से 1 हो जाएगी। फिर वैसे ही x3 की सेकंड, x2 की थर्ड बिट हो जाएगी। फिर वैसे ही हमारा ये रिपीट होता जाएगा। बात समझ में आया? सो दिस वन इज द मेन आउटपुट ऑफ कॉन्वोल्यूशनल कोड। आई थिंक यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा हाउ कैन वी कैलकुलेट द, यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा हाउ कैन वी कैलकुलेट द आउटपुट सीक्वेंस फॉर एनी कॉन्वोल्यूशनल एनकोडर, ठीक है। तो जब आप लोग दोनों को मर्ज करके लिखेंगे तो इस टाइप की कुछ आपको सीक्वेंस दिखेगी, यही आपके रिक्वायर्ड रहेगी, यही आपके इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में रिक्वायर्ड रहेगी, यही आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। क्लियर बात है? सबको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को भी है? अगर कुछ भी है तो आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ भी किसी को भी कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक, नोट कर सकते हैं आप लोग। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है।
यहाँ पे बोला गया है कि सपोज अ कॉन्वोल्यूशनल एनकोडर इज गिवन, देन find out the output of convolutional encoder by using the polynomial approach or transfer domain approach. हाँ, तो कई बार एग्जाम में पॉलिनोमियल अप्रोच पूछा जाता है, पॉलिनोमियल अप्रोच के नाम से पूछा जाता है, इसको ट्रांसफर डोमेन अप्रोच भी कहा जाता है, ट्रांसफर डोमेन मेथड भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, है ना, ये ट्रांसफर डोमेन मेथड हो गया चाहे पॉलिनोमियल अप्रोच हो गया, सब सेम। क्लियर बात। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं बेटा, यहाँ पे हमारे पास 3 आउटपुट हैं, ध्यान दो सभी, यहाँ पे हमारे पास 3 आउटपुट हैं, लेकिन हमारे पास एडर 2 ही हैं, लेकिन हमारे पास एडर 2 ही हैं। तो इसका मतलब ये मत बिल्कुल ही मत सोचिएगा कि हमारे पास यहाँ पे 2 ही जनरेटिंग सीक्वेंस आएगी, है ना। मैंने जब आप लोगों को पिछले क्लास में स्टेप नंबर 1 बताया था, तो मैंने बताया था कि 90% केसेस में ऐसा होता है कि नंबर ऑफ एडर्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटपुट, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा नहीं भी होता है ना। उन्हीं डिफरेंट केसेस के लिए मैंने इस टाइप के न्यूमेरिकल्स फ्रेम किए थे। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको 3 आउटपुट दिख रहे हैं, x1 x2 x3। ये जो x1 है ये कैसे बन रहा है, x1 के लिए रिस्पॉन्सिबल बिट सिर्फ फर्स्ट बिट है ना। तो इसकी अगर मैं जनरेटिंग सीक्वेंस लिखूंगा, x1 के लिए अगर मैं जनरेटिंग सीक्वेंस लिखूंगा, तो g1 इक्वल टू क्या हो जाएगी, g1 इक्वल टू हो जाएगी 1 0 0। क्यों 1 0 0? क्योंकि g1 के रिस्पॉन्सिबल में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ब्लॉक ही है ना। वैसे ही अगर मैं इसकी बात करूं, इससे मैं सेकंड जनरेटिंग सीक्वेंस निकालूं, तो इस जनरेटिंग सीक्वेंस के लिए कौन कौन से ब्लॉक्स रिस्पॉन्सिबल है, फर्स्ट ब्लॉक एज वेल एज थर्ड ब्लॉक। दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक द वन बिट इन द फर्स्ट एंड द थर्ड बिट ऑफ द सीक्वेंस, है ना। फर्स्ट बिट और थर्ड बिट किसी भी सीक्वेंस में हमें 1 लेना होगा, एंड एट द टाइम वी हैव टू कंसीडर द सेकंड बिट एज 0। क्लियर बात। तो इस x2 के लिए जनरेटिंग सीक्वेंस हो जाएगी 1 0 1। ठीक बात, सभी को समझ में आया। वैसे ही इस x3 के लिए अगर मैं जनरेटिंग सीक्वेंस की बात करूं, x3 के लिए सेकंड बिट एंड थर्ड बिट आर रिस्पॉन्सिबल, दैट्स व्हाई वी कैन से द जनरेटिंग सीक्वेंस फॉर द थर्ड आउटपुट इज 0 1 1, बिकॉज सेकंड बिट एंड थर्ड बिट्स आर रिस्पॉन्सिबल, है ना। फर्स्ट बिट का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसीडर द फर्स्ट बिट एज 0। Clear? Now you have to find out you have to find out output x1 by considering the sequence g1, find out output x2 by considering the sequence g2, and find out x3 by considering the sequence g3, है ना। तो आप लोगों को यहाँ पे 3 डिफरेंट आउटपुट्स मिलेंगे, x1 x2 एंड x3। okay, and at last the overall output I and at last the overall output x equals to, ध्यान दीजिए सभी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ओवरऑल आउटपुट क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू ओवरऑल आउटपुट क्या हो जाएगा, x1 x2 x3, फिर से x1 x2 x3, फिर से x1 x2 x3। ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा, टिल सीक्वेंस इज कंप्लीटेड, है ना। जब तक सीक्वेंस हमारी कंप्लीट नहीं हो जाएगी, तब तक ये जो हमारी x वाली जो सीरीज है, ये हमारी मूव होते रहेगी, ये हमारी आउटपुट सीरीज जो है ये हमारी मूव होते रहेगी। किसी को कुछ डाउट यहाँ पे, समझ में आया यहाँ तक सभी को? ठीक है, तो मैं जल्दी से इसको बता देता हूँ, अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। फिर भी एक बार देख लीजिए, यहाँ पे 3 जनरेटिंग सीक्वेंस G1 G2 G3 दी गई है ना। ये कैसे फाइंड आउट किया है, ये फाइंड आउट किया गया बाय यूजिंग एनकोडर डायग्राम, है ना। नाउ दिस जनरेटिंग सीक्वेंस इज कन्वर्टेड इनटू जनरेटिंग पॉलिनोमियल, सेकंड जनरेटिंग सीक्वेंस इज कन्वर्टेड इनटू सेकंड जनरेटिंग पॉलिनोमियल, थर्ड जनरेटिंग सीक्वेंस is converted into third generating polynomial. Now by using the generating polynomial and the message polynomial, है ना, मैसेज कहाँ गिवन रहता है, मैसेज हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है ना। नाउ बाय यूजिंग द मैसेज पॉलिनोमियल एंड जनरेटिंग पॉलिनोमियल वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आउटपुट, वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आउटपुट पॉलिनोमियल एक्सपी। ठीक है, नाउ आफ्टर गेटिंग द आउटपुट पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट इट इनटू द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, है ना। इसको सीक्वेंस के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, x1p जब मिल जाएगा तो सिंपल इसको x1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सेम जब हमें x2p जनरेटिंग पॉलिनोमियल मिल जाएगा, तो इस x2 जनरेटिंग पॉलिनोमियल का यूज करके हम x2 सीक्वेंस फाइंड आउट कर लेंगे।
ठीक, जब हमें थर्ड x3p जनरेटिंग पॉलिनोमियल मिल जाएगा तो x3p जनरेटिंग पॉलिनोमियल से हम लोग x3 फाइंड आउट कर लेंगे और एट लास्ट उस सारी जनरेटिंग पॉलिनोमियल को हम लोग एक साथ मेजर करेंगे। ये सारे आउटपुट्स को हम लोग एक साथ क्लब करके, एक साथ अटैच करके हम लोग आउटपुट बनाएंगे। तो इसका आंसर नहीं दिया है, ये अच्छा है कि आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो सभी लोग क्वेश्चन देख लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए टास्क है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग ईमानदारी से खुद सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि अभी तो मैं चेक नहीं कर सकता कि आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से कि थोड़ा एफर्ट आप लोग भी करेंगे अपनी तरफ से, है ना। तो ये सारे ये क्वेश्चन आप लोग करके देखिएगा कि आपसे बनता है कि नहीं बनता, क्योंकि बेटा जब तक आप लोग खुद से नहीं करोगे ना, तब तक समझ में ही नहीं आएगा कि डाउट कहाँ पे आ रहा है। ठीक बात सबको समझ में आया। उसके बाद ये वाला थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। Find out the convolutional code for given encoder using this transfer domain method, है ना। इस क्वेश्चन में तो अच्छा है कि जनरेटिंग सीक्वेंस आप लोगों को ऐसे दे दी गई है ना। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम किए जा सकते हैं, आप लोगों को इस टाइप का एनकोडर का डायग्राम ना दे और सीधे सीधे आप लोगों को जनरेटिंग सीक्वेंस ही दे दिया जाए। आप लोगों को जनरेटिंग सीक्वेंस ही क्वेश्चन में सीधे सीधे दे दिया जाए कि इन द फॉलोइंग एनकोडर द जनरेटिंग सीक्वेंस G1 इक्वल टू 100 100 and the second one is 101 and the last one is 110। आप लोगों को सीधे सीधे क्वेश्चन में जनरेटिंग सीक्वेंस ही दे दिया जाएगा और आप लोगों से ऐसा भी बोला जा सकता है कि यू हैव टू ड्रॉ द एनकोडर सर्किट एंड कन्वर्ट इट इनटू कन्वोल्यूशनल कोड, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो ध्यान रखिएगा, जितनी बिट रहेंगे उतने ब्लॉक्स होंगे, सीधी सी बात, जितनी बिट रहेंगे उतने ब्लॉक्स होंगे। अगर यहाँ पे 3 बिट हैं तो 3 ब्लॉक्स आपको ड्रॉ करने हैं, है ना। देखो सभी में 3 3 बिट्स हैं, 3 ब्लॉक्स आपको ड्रॉ करने हैं और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए HW है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें सबसे पहले इसका मैं आंसर आप लोगों को बता दूंगा और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड की तरफ चलेंगे, ठीक। सो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच।